हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम हरप्रीत सिंह फ्रॉम फन एडू। तो जैसे आपको पता है कि हमने एक सीरीज चलाई है बायोटेक्नोलॉजी की, तो उसी को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, टेक्स्ट बुक का टॉपिक है, दैट इज़ कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं वर्ड टू वर्ड आपको सिंपल लाइव एग्जांपल्स देके इसको समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, लेट अस नो अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो होप कि अभी हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट हुई प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की। सो यू प्रोबब्ली अप्रिशिएट द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे एक क्लियर कट बताया है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी है, एडवांटेजियस है ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात आती है इसका कारण। तो अब यहाँ पे पता होना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है हमारे लिए जितनी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बेसिक कारण उसका यही है क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमें वेरिएशन देती है, मतलब वह एवोल्यूशन में हमें मदद करेगी। सो इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। सो ये इसका सबसे बड़ा हमें फ़ायदा है, मतलब कि जब हम दो ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे जिसमें एग एंड स्पर्म का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो नेचुरल सी बात है कि जो एग हैं वो हाफ करैक्टर कैरी करेंगे और हाफ करैक्टर कहाँ से आएंगे? स्पर्म से। जब फ्यूज़ होंगे तो उससे जाइगोट बनेगा और उस जाइगोट के अंदर हमारे पास पूरे 46 क्रोमोसोम, ह्यूमन के केस में। ऐसे ही जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो वो ऑर्गेनिज्म जो प्रोडक्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो अपने पूरे करैक्टर जो होंगे वो हाफ हाफ कहाँ से ले रहा है? मदर एंड फादर से। नेचुरल सी बात है, जो भी नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके पास दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के करैक्टर्स होंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर हम सेक्सुअल के अंदर देखें, सॉरी एसेक्सुअल के अंदर देखेंगे, तो नाम से पता चलता है ए का मीनिंग ही होता है विदाउट, सेक्सुअल का मीनिंग सेक्स, सेक्स का मीनिंग मेल एंड फीमेल। सो अगर कोई एसेक्सुअल से ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है, रिप्रोड्यूस करता है, तो उसमें एग एंड स्पर्म का बात ही नहीं होगी, स्पर्म एग की बात ही नहीं होगी। ओके, सो विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एग एंड स्पर्म वो आगे रिप्रोड्यूस कर रहा है। इट मीन्स वहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म के फीचर नहीं जा रहे हैं, वो उसी ऑर्गेनिज्म के फीचर जाएंगे जिससे वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हम एक रोज़ का प्लांट लेते हैं। तो रोज़ के प्लांट के अंदर अगर हम देखेंगे तो जो फ्लावर है वो रेड कलर का है। तो अगर वो रेड कलर का है तो हम उसकी एक स्टेम लेके आगे किसी के घर पे लगाते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, चाहे आप 200 साल तक उस स्टेम को काट के लगाते रहो, कि वो रेड से वाइट हो जाए। हाँ, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है इन्वायरमेंट के कारण, लेकिन ड्रास्टिक चेंज नहीं आ सकता क्योंकि वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन कर रहा है। वो अपने 100% करेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को अपने ही दे रहा है, उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही है और किसी भी तरह का ब्लेंडिंग नहीं होगा। इसी कारण बोलते हैं कि जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है उसकी हर जनरेशन के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होंगी, कुछ ना कुछ हो सकता है उसमें अच्छे करैक्टर्स हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ गलत करैक्टर्स भी आ सकते हैं। सो दैट्स वाई द सेक्सुअल प्रोडक्शन इज एडवांटेजेस ओवर द एसेक्सुअल प्रोडक्शन। चलो आगे चलते हैं जो आपके बुक के अकॉर्डिंगली है। तो ये ना कि मैं अपने से सब कुछ बता रहा हूँ। सो ओके, द फॉर्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशंस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप। मतलब कि फॉर्मर किसके लिए बात किया इन्होंने? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगे कि वेरिएशंस के लिए। जैसे मैंने अभी बोला, हर एक जनरेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशंस होंगी। ओके, और साथ ही साथ में क्या होगा, यूनिक कम्बिनेशंस बनेंगे जेनेटिक मेकअप के, क्योंकि जब भी सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जब एग एंड स्पर्म फ्यूज़ करते हैं, उससे ऑर्गेनिज्म यहाँ बनते हैं, तो उसके अंदर जो करैक्टर्स डेवलप करेंगे, क्योंकि कोई रिसेसिव जीन होगा, कोई डोमिनेंट होगा, तो कौन सा जीन किस में कौन सा कम्बिनेशन बनेगा वो हमारे हाथ में भी नहीं होता, और वो एक अपने आप में एक यूनिक कम्बिनेशन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में दो चांसेस हैं। एक तो हमारे पास जो नया ऑर्गेनिज्म आएंगे वो यूनिक होंगे, इसलिए बोलते हैं कि दुनिया के अंदर हर एक बच्चा जो है, हर एक इंसान है, वो यूनिक है अपने लिए, क्योंकि उसके अंदर नए कम्बिनेशन जो पहले अभी तक किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं थे। ओके, साथ ही साथ अगर हम बात करें कि सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज टू द पॉपुलेशन। हो सकता है कि जो यूनिक फीचर ऑर्गेनिज्म के सामने आ रहे हैं उनमें से बहुत सारे फीचर्स हों जो
ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल हो। जैसे हम बोलते हैं कि मान लो कि हम बात करते हैं कि हमारा एवोल्यूशन एप से हुआ है कि पीछे से हुआ है। अब आज इंसान के अंदर वो सभी करैक्टर जो उनको अभी चाहिए, लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास टेल नहीं है तो टेल की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो जो फीचर हमें नहीं चाहिए होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एवोल्यूशन के दौरान डिलीट होते जाते हैं। तो इसका मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म आता है उसके अंदर बहुत सारे अच्छे करैक्टर भी आते हैं, लेकिन कहीं कहीं बार क्या होता है जब हम क्रॉसिंग करवाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे भी करैक्टर आ जाएंगे जो अनडिज़ायरेबल हमें नहीं चाहिए, फिर भी उसके अंदर पास ऑन हो सकते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं ए सेक्सुअल, ये तो सेक्सुअल की, हम सेक्सुअल की ही अच्छाई कराते जा रहे हैं, हम बात करेंगे सेक्सुअल की। सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी एक अच्छा काम कर रहा है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। तो जीन्स की फॉर्म के अंदर जो उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो जो आगे लेके जा रहा है वो बिल्कुल प्रिजर्व कर रहा है। प्रिजर्व क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें मिक्सिंग नहीं हो रही। उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे एग और स्पर्म फ्यूज़ करते हैं तो प्रिजर्व नहीं हो पा रहे, वो आगे नए नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, लेकिन इसमें प्रिजर्वेशन होती है। वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है? परमिट वेरिएशन। तो ये उसका बिल्कुल अपोजिट काम करता है, वो वेरिएशन नहीं होने देता और ये वेरिएशन होने देता है। मतलब इसमें हमेशा हर ऑर्गेनिज्म जो होगा वो वेरी करेगा दूसरे से। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन procedures used in plants and the animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable gene along with the जीन डिजायर्ड जीन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ गई हमारे अभी के टॉपिक के अंदर, दैट इज कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। कारण क्या था? अगर हमें पता है, आप खुद सोच रहे होंगे कि सर आप खुद ही तो बोल रहे हो कि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हमारे पास वेरिएशंस आती हैं और वेरिएशन हमेशा अच्छी होती हैं। तो मैंने बोला कि लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम एक ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। ओके, तो मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ओके, कहते हैं ट्रेडिशनल हाइब्रिडेशन क्या हुआ? तो हाइब्रिडेशन होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हाइब्रिड को जन्म देंगे, मतलब एक हाइब्रिड का जन्म होगा। और हाइब्रिड क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास दो ऑर्गेनिज्म के फीचर्स होते हैं। वो तो वैसे भी सभी होते हैं, जैसे एक मेल और फीमेल से ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो एक हाइब्रिड ही है ना। सो जब हाइब्रिडाइजेशन होती है, हम हाइब्रिडेशन करते हैं प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर ड्यूरिंग द प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग, तो उस दौरान क्या होता है कि हम चाहते हैं कि अच्छे फीचर ही आगे जाएं। मान लो कि आप चाहते हो एक प्लांट है हमारे पास मैंगो का ही, और एक प्लांट है मैंगो का छोटा है, उस पर आम बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन उसकी रेजिस्टेंस कम है। और एक प्लांट है मैंगो का जिसकी रेजिस्टेंस बहुत अच्छी है लेकिन उसमें आम अच्छे नहीं लग पाते। आप उन दोनों प्लांट्स की आपस में हाइब्रिडेशन करवा देते हो, अब एक नया प्लांट हो गया। तो हो सकता है हमने तो सिर्फ एक एक फीचर देखा उनका, उसके बेस पे बना दिया। हो सकता है कि यही हुआ हो कि प्लांट अब आपके आम वाला भी हो गया, छोटा है लेकिन उसमें फीचर आ गया, रेजिस्टेंस भी आ गई, मतलब उसमें टॉलरेंस भी आ गया है। लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें हमें दिख नहीं रही हैं लेकिन वो भी उसके साथ आ गई हों, अनडिज़ायरेबल करैक्टर भी आ गए हों। तो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम एक हाइब्रिड तैयार करते हैं तो उसमें फीचर जो हमें चाहिए वो तो आते ही हैं, साथ ही साथ वो सभी जीन्स लेके आएगा जो उसकी बॉडी के हैं, वो हम पीछे थोड़ी छोड़ के आएंगे। तो इसलिए जब भी कोई ऑर्गेनिज्म बनता है उसके अंदर अच्छों के साथ साथ डिज़ायरेबल के साथ अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। सो कि वी गेट अ प्लांट, वी गेट एनिमल्स दैट हैव डिज़ायरेबल कैरेक्टर, बट वी आल्सो हैव these organisms also carry the undesirable character with him अपने साथ वो करेक्टर लेके आएगा अगर कहीं पे भी अगर हम बात करें। ओके, सो द टेक्निक, अब हम आगे बात करेंगे द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब हम बात करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होती है, द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ rDNA मीन्स रिकम्बिनेंट DNA। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई कि हम एक ऐसी टेक्निक को जानते हैं। कौन सी टेक्निक है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसकी बात हमने पहले भी टॉपिक में की है, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर की है। विच इंक्लूड, जिसके अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं? रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को। मतलब ये कि हम एक ऐसा DNA बनाना जान गए हैं जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो जीन्स डालेंगे जो हमें चाहिए, जिसको बोलते हो जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिज़ायरेबल जीन। हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को हाइब्रिड नहीं बना देंगे, जो चीज़ चाहिए वही हमें बीच में लानी है। ओके,
यूज़ ऑफ जीन क्लोनिंग, और उसमें हम ये भी कंसेप्ट करते हैं जीन क्लोनिंग का, ये मैं सब बताऊंगा, अभी कुछ भी बताया नहीं आपको। फिर जीन ट्रांसफ़र, ये तीनों के तीनों मेन आगे हमारे पास। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक डीएनए को बनाना है। ओके, वो डीएनए कौन सा होगा, रिकम्बिनेंट। नाम से पता चलता है एक ऐसा डीएनए जिसके अंदर एक छोटा सा डीएनए का फ्रेगमेंट या जीन डाला किसी और ऑर्गेनिज्म से, और वो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्यों डाला गया, ताकि उस डीएनए के अंदर कोई एक करैक्टर कम था, मतलब उसके अंदर कोई अनडिज़ायरेबल जीन था जो उस पूरे ऑर्गेनिज्म को नहीं चाहिए था, और हमने सिर्फ उसी पोर्शन को रिप्लेस करके दूसरा ऑर्गेनिज्म डाल दिया। मान लो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। मान लो आपके पास एक ये डीएनए है। ओके, आपको इस डीएनए में इतना सा पोर्शन नहीं चाहिए, तो आप इसको क्या करोगे, निकालोगे। ओके, तो आप क्या करोगे, इसको बाहर निकाल रहे हो, और इसकी जगह पे किसी और ऑर्गेनिज्म का, ये उसका डीएनए, यहाँ से ये डीएनए निकालोगे और इसको इस जगह पे डाल दोगे। अब हुआ क्या, इस ऑर्गेनिज्म का सारा डीएनए अच्छा था, सिर्फ ये वाला जो करैक्टर था वो उसको प्रॉब्लम कर रहा था। हमने इस डीएनए को निकाल के इस डीएनए को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब बताओ इससे क्या फ़ायदा हुआ, थोड़ा मैंने गंद डाल दिया, लेकिन इसको मैं आपको यहीं पे बाद में समझाऊंगा क्लियर करके। ओके ओके, आपको होप होगा कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो मेरा कहने का मतलब, रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकम्बिनेंट डीएनए वो डीएनए होता है जिसके अंदर हम अपना डिज़ायरेबल जीन को डालते हैं। ओके, फिर उसको हमने मल्टीप्लाई करना है, उस प्रोसेस को बोलते हो दैट इज जीन क्लोनिंग। मल्टीप्लाई करने ट्रांसफ़र करते हैं। ओवरकम दिस लिमिटेशन एंड लो अस टू आइसोलेट द and introduce only one or a set of desired gene without introducing the अनडिज़ायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। कहते हैं एक ऐसी टेक्निक है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉसिंग नहीं करें। एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। मैंने बोला कि हम जब भी हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो दो एनिमल्स को लेते हैं या दो प्लांट्स को ले लेंगे, उनसे एक प्रोडक्ट बनाते हैं सेक्सुअल, और उस सेक्सुअल प्रोडक्ट के अंदर दोनों की खासियत होती हैं। हो सकता है कि दोनों अच्छे थे, लेकिन जब दोनों से एक प्रोडक्ट बना उसमें अच्छे करैक्टर तो थे, साथ ही साथ अनडिज़ायरेबल करैक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि एनिमल भी हो, बने, नया बने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अच्छे करैक्टर आए। उसके लिए सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिससे हम बनाते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। मतलब हम दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए लेते हैं, मान लो, या एक ऑर्गेनिज्म पूरा डीएनए लेंगे, उसमें जो अपना डिज़ायरेबल करैक्टर है किसी का भी, सिर्फ वो ही इंट्रोड्यूस करना है, अनडिज़ायरेबल को इंट्रोड्यूस नहीं करना है। तो जब उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास एक डीएनए जिसके अंदर हमने एक दूसरा डीएनए डाला। तो मान लो इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, ये एक डीएनए इंसर्ट कर दिया। तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए किसी और ऑर्गेनिज्म का है, और ये डीएनए किसी और का है। तो अब ये पूरे का पूरा जो डीएनए से ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल अच्छा होगा, उसमें कोई भी अनडिज़ायरेबल करैक्टर्स नहीं होंगे। अब इस डीएनए को आप बोलो, तो ये जो डीएनए मैंने बनाया, इस डीएनए को बोलोगे आप दैट इज़ रिकम्बिनेंट डीएनए। इसको क्या बोलोगे, रिकम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि दैट कैरी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू डिफरेंट डीएनएज। ओके, और ऐसे ऑर्गेनिज्म से हम बहुत सारे बेनिफिट्स लेते हैं। यहाँ तक ठीक है। सो यहाँ तक हम क्लियर होगा हमारा। तो आगे जो है हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्लियर करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो अब अगला होगा हमारा कि रिकम्बिनेंट डीएनए को हम कैसे बना सकते हैं। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। तो कोशिश करो कि हमारे जो वीडियो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारा जो चैनल है, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको पोस्ट कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।